नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन बच्चों किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। यहाँ पर बच्चों इन टॉपिक्स के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी गई है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 3, इट विल बी ऑल अबाउट किंगडम प्लांटे। ठीक है, और जो हमारा चैप्टर नंबर 4 रहेगा बच्चों, वो रहेगा किंगडम एनिमेलिया के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें दी हुई हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उनमें से बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, वो हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं 10th क्लासेस वगैरह में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों देखिए, जो अपना फर्स्ट किंगडम है वो है अपना किंगडम प्लांटे। ठीक है, किंगडम प्लांटे के अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं बच्चों, तो मेंबर्स क्या होने वाले हैं? यहाँ पर जो मेंबर हैं वो हैं यूकैरियोटिक। सारे के सारे जो मेंबर्स यहाँ पर हैं वो हैं आपके यूकैरियोट्स। ठीक है, और कैसे यूकैरियोट्स? वो वाले यूकैरियोट जिनके पास रहेगा आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। तो दीज आर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, दीज आर यूकैरियोट्स। और इनके पास कौन सा पिगमेंट रहने वाला है? इनके पास पिगमेंट रहेगा क्लोरोफिल कंटेनिंग। ठीक है, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट रहने वाला है। तो हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट कि जो हमारे किंगडम प्लांटे के जो मेंबर्स हैं वो रहेंगे यूकैरियोट्स और ये रहेंगे क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम बोल सकते हैं प्लांट्स। तो सारे के सारे जितने भी प्लांट हैं वो अपने आ जाते हैं किंगडम प्लांटे के अंदर। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पर एक प्लांट सेल को एक्सप्लोर करें बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट सेल जो होने वाली है वो है यूकैरियोटिक प्लांट सेल। अगर हम एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो हमने पहले भी लोअर क्लासेस में इसको किया हुआ है, तो स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है बच्चों? स्ट्रक्चर हल्का सा रहता है हेक्सागोनल। ठीक है, जो अपनी प्लांट सेल होती है वो ओवल शेप की नहीं होती, उसकी कुछ बाउंड्रीज होती है इस तरीके से। ठीक है, तो हल्का सा हम क्या करते हैं, हम एक प्लांट सेल को जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है उसको हम लोग हल्का सा हेक्सागोनल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या रहती है बच्चों? वो रहती है अपनी सेल वॉल। देखिए, अब सेल वॉल हम बहुत सारे किंगडम्स में पढ़ के आए हैं। सेल वॉल हम लोग पढ़ के आए किंगडम प्रोटिस्टा में, वहां पर सेल वॉल हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। इसी तरीके से हम सेल वॉल पढ़ के आए किंगडम फंगी में, वहां पर सेल वॉल किस चीज की बनी हुई थी बच्चों? वहां पर सेल वॉल बनी हुई थी एक मटेरियल की, उस मटेरियल का नाम था काइटिन। लेकिन जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है बच्चों, वो बनी होती है अपनी सेल्यूलोज की। तो यहाँ पर एक तो ये डिफरेंस है कि प्लांट्स के अंदर जो प्लांट की यूकैरियोटिक सेल होती है उसके पास सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल बनी होती है अपनी सेल्यूलोज की। अंदर बच्चों क्या रहता है? अंदर सभी सेल्स के पास रहती है अपनी सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, अगर हम एक प्लांट सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो इस तरीके से हम पाते हैं कि जो इनका न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस सेंटर में ना होकर हल्का सा साइड में रहता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इनके पास एक बहुत बड़ी वैक्यूल होती है इस तरीके से, है ना। प्लांट सेल की क्या प्रॉपर्टी है? प्लांट सेल की प्रॉपर्टी है कि इनके पास एक बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, जिसका जो कि 50 to 90% सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है किसी भी प्लांट सेल का। ठीक है, तो ये एक फीचर है यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो सिर्फ किसमें देखने के लिए मिलता है? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में आपको नहीं मिलता है। और बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल रहती है जिसका नाम रहता है अपना क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों अपने पिगमेंट रहने वाले हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट कहां मिलने वाला है? क्लोरोफिल पिगमेंट हमें मिलने वाला है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब देखिए, अगर आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद हो, तो इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि मैम जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अपना डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेल है इस तरीके से, और यहां पर इसके अंदर बहुत सारे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे के पूरे क्लस्टर को हम लोग बोलते हैं ग्रेना, और इसकी एक प्लेट को हम लोग बोलते हैं थैलाकॉइड। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो हमारा ग्रीन कलर का पिगमेंट है, हमने क्या पढ़ा है? जो हमारा ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी वो कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरीके से थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है अपना क्लोरोफिल पिगमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल को हम बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल से। यहां पर हमें क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं? यहां पर हमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट थिंग इज सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है बच्चों एक बहुत बड़ी वैक्यूल। ठीक है, बहुत बड़ा साइज का वैक्यूल। और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों रहता है प्लास्टिड्स या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो ये तीन फीचर्स हमें किसमें देखने के लिए मिलते हैं? ये तीन फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट सेल के अंदर। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि
किंगडम प्लांटे के अंदर सारे के सारे प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स किन्हें बोलते हैं? प्लांट्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनके पास क्लोरोफिल है और वो यूकेरियोटिक भी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कि प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरीके से अपना खाना बना पाते हैं। देखिए हमें पता है प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक भी कैसे बना पाते हैं अपना खाना? ये अपना खाना बना पाते हैं सिर्फ सनलाइट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करके। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं? CO2 को यूज करेंगे, H2O को यूज करेंगे, साथ में क्लोरोफिल पिगमेंट जरूर होना चाहिए और सनलाइट। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। क्या बनाते हैं? इस तरीके से 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ग्लूकोज बनता है और आपके 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बनते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स आपके पानी के रिलीज होते हैं और यहाँ पर ये 6 रहते हैं और ये अपने रहते हैं 12 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम सभी ने पढ़ी हुई है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देखिए अब हम आ गए 11th क्लास में, तो हमें थोड़े से एक्सेप्शंस भी यहाँ पर देखने पड़ेंगे। जनरली प्लांट्स क्या होते हैं? जनरली प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम बोलते हैं दे आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। दे आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक मतलब फोटोसिंथेसिस तो कर लेते हैं लेकिन किसी किसी और रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन लोग को क्या करना पड़ता है? इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है। बहुत सारे क्या करते हैं प्लांट्स? इंसेक्ट्स को खाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे पड़ेंगे बच्चों जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जिनके पास लीव्स ही नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, वो दूसरे पूरा का पूरा दूसरे लिविंग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो हमारे पार्शियल हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनकी 2 कैटेगरी है। पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स की हमारे पास 2 कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी है बच्चों? एक कैटेगरी है अपनी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं बच्चों जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स वो हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। दूसरे प्लांट्स कौन से होते हैं बच्चों? दूसरे हमारे यहाँ पर कुछ प्लांट्स हो सकते हैं जो पैरासाइट्स, जो दूसरे लिविंग प्लांट्स के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पर इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिख लेते हैं और आगे मैं इनके डायग्राम्स आपको दिखा रही हूँ। देखिए कैस्टूटा, जो पैरासिटिक प्लांट है वो है अपना कैस्टूटा और इसको अमरबेल भी बोला जाता है, अमरबेल। ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, इसके पास कोई लीव्स नहीं है, ये कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है अपने होस्ट प्लांट के ऊपर। ऐसे ही बच्चों अगर हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, हमें ये लर्न होनी चाहिए। ब्लैडर वोट, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, अभी डायग्राम के साथ समझेंगे इनको, वीनस फ्लाई ट्रैप। और जो तीसरी कैटेगरी है अपनी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बच्चों वो होती है पिक्चर प्लांट्स, पिक्चर प्लांट। ठीक है, तो चलिए इनका डायग्राम देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो अपना फर्स्ट प्लांट है यहाँ पर, ये है अपना ब्लैडर वोट और ब्लैडर वोट का साइंटिफिक नेम होता है यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिक्यूलेरिया। ये है ब्लैडर वोट। देखिए ये इसकी यहाँ पर हमें क्या नजर आ रही है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है। इनमें क्या करता है? इंसेक्ट को ट्रैप किया हुआ है। देखिए ठीक है, इंसेक्ट को ट्रैप किया हुआ है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, ये कौन है? ये यहाँ पर है पिक्चर प्लांट। ठीक है, पिक्चर प्लांट का क्या नाम होता है? पिक्चर प्लांट का नाम होता है साइंटिफिक नेम निपेंथिस। पिक्चर प्लांट इज निपेंथिस। व्हाट इज दिस? दिस इज ब्लैडर वोट, ब्लैडर वोट, दिस इज निपेंथिस, या फिर लिख सकते हैं पिक्चर प्लांट। और बच्चों पिक्चर प्लांट के पास आप देख सकते हैं इस तरीके से पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। पिक्चर क्या होता है? घड़ा, घड़े जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। और इस घड़े जैसे स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखिए एक लिड भी होती है। ये क्या करता है? इंसेक्ट को यहाँ पर ट्रैप करेगा और इस ढक्कन को बंद कर लेता है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपना जो पिक्चर के अंदर इंसेक्ट रहता है वो ट्रैप हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों जो नेक्स्ट अपनी कैटेगरी है, वो नेक्स्ट अपना प्लांट जो है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों विनस फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप। और विनस फ्लाई ट्रैप में बच्चों अपना एग्जांपल है डायोनिया। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है तो इसको मैं कर रही हूं अंडरलाइन। ओके, तो आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विनस फ्लाई ट्रैप है ये अपनी बॉडी में किस तरीके से अपने एक ऑर्गन से इस तरीके से इंसेक्ट को कैप्चर कर लेता है और इस इंसेक्ट के ऊपर यहीं पे क्या करेगा? एंजाइम्स रिलीज करेगा और इसको पूरा का पूरा ये एसिमिलेट करने वाला है। अब इंटरेस्टिंग चीज बच्चों यहाँ पर ये है कि मैम ये ऑर्गेनिजम्स ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये जो प्लांट्स हैं अगर इनके पास क्लोरोफिल भी है, देखिए ग्रीन नजर आ रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी कर पाते होंगे, तो ये ऐसा करते क्यों है? देखिए बच्चों, जो हमारे नाइट्रोजनस ये अपने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स रहते हैं,
ये ग्रो करते हैं बच्चों नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट रीजन के अंदर, तो वहां पर नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए, टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, ये लोग क्या करते हैं बच्चों, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और इंसेक्ट्स से नाइट्रोजन खींचते हैं, ठीक है। इनसे अब नाइट्रोजन क्यों चाहिए मैम, इन प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए बच्चों, देखो हर चीज के लिए, अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए इन प्लांट्स को। अगर इन प्लांट्स की जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करेंगी तो उनको ये सारी चीजें बनानी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सेल्स की, तो वहां पर जरूरत पड़ती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन these plants capture the insects, these plants capture the insects, ठीक है। तो जहां पर जिस प्लेस पर ये मिल रहे हैं, जिस रीजन में हमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मिलते हैं वहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और वहां से ये नाइट्रोजन को खींच लेते हैं और नाइट्रोजन को यूज करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे कि प्रोटीन्स बनाने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज करेंगे, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में उस नाइट्रोजन का यूज करेंगे, ठीक है। तो बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए इनको नाइट्रोजन चाहिए, तो इसलिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है बच्चों, डन। अब बच्चों जो अपना नेक्स्ट प्लांट है वो है एक पैरासाइट। देखिए यहां पर एग्जाम्पल जो आपको लर्न करना है पैरासिटिक प्लांट का वो है अपना कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा साइंटिफिक नेम होता है और उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, अमरबेल। देखिए यहां पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर धागे धागे जो ये है इस तरीके से, ये जो प्लांट है जिसमें ये इस तरीके से बेल है, ये सिर्फ ये क्या है, ये बहुत ही लाइट येलो कलर का जो प्लांट है ये कैस्क्यूटा है, ठीक है बच्चों। अब ये क्या करता है, इसके पास पहली इंपॉर्टेंट चीज है नो लीव्स, इट डज नॉट हैव एनी लीव्स, ठीक है, कोई लीव्स नहीं है, तो कोई लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, ठीक है। इसीलिए बच्चों देखिए ये कोई होस्ट प्लांट है, ये आपका है कोई होस्ट प्लांट, ये क्या करता है अपनी पूरी की पूरी बेल को इस होस्ट प्लांट के ऊपर पूरा का पूरा फैला लेता है और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको होस्टोरिया बोलते हैं। मान लीजिए ये आपकी स्टेम है होस्ट प्लांट की, मान लीजिए ये क्या है, ये आपकी स्टेम है किसी होस्ट प्लांट की, जिस होस्ट प्लांट पर कैस्क्यूटा रहता है, और ये कैस्क्यूटा की बेल है इस तरीके से। तो कैस्क्यूटा क्या करता है बच्चों, इस तरीके से बहुत सारे होस्टोरिया बनाता है, अपनी स्टेम को मॉडिफाई करके क्या करता है, ये अपनी स्टेम को मॉडिफाई करके इस तरीके से होस्टोरिया बनाता है, होस्टोरिया। और ये होस्टोरिया क्या करते हैं, होस्ट प्लांट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वहीं से सारा का सारा न्यूट्रिशन ये लेने वाले हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से सारा का सारा न्यूट्रिशन किसके अंदर जाने वाला है, ये जाने वाला है कैस्क्यूटा के अंदर। तो इस तरीके से जो पैरासिटिक प्लांट अमरबेल है वो अपने फूड को ऑब्टेन करता है, इसके पास लीव्स नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बट वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में होते हैं या रीजन्स में होते हैं, इसलिए उनको नाइट्रोजन चाहिए सिर्फ, वो नाइट्रोजन के लिए वैसा करते हैं। यहां पर तो लीव्स ही नहीं है तो यहां पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाता, इसलिए बच्चों क्या होता है, इसलिए यहां पर इनको होस्टोरिया बना के होस्टोरिया को एम्बेड करना पड़ता है होस्ट प्लांट की बॉडी के अंदर, ताकि ये इजीली क्या कर पाए, इजीली न्यूट्रिएंट्स वहां से या फूड को कैप्चर कर पाए अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये पूरी बच्चों इसकी कहानी है। आइए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों किंगडम प्लांटे में अपने कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। देखो किंगडम प्लांटे में बहुत सारी कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आते हैं, अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट अपनी कैटेगरी जो है वो है एल्गे, सेकेंड जो कैटेगरी है बच्चों वो है ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स, नेक्स्ट जो अपनी कैटेगरी है बच्चों वो है टेरिडोफाइट्स, नेक्स्ट जो अपनी कैटेगरी है बच्चों वो है जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, और जो लास्ट अपने रहने वाले हैं बच्चों वो है एंजियोस्पर्म। तो किंगडम प्लांटे के अंदर बच्चों इतने सारे टाइप के अपने प्लांट्स आते हैं, ठीक है। अब इनमें से जो पहले तीन प्लांट्स हैं बच्चों कौन कौन से, एल्गे, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इनमें कोई सीड हमें देखने के लिए नहीं मिलती, ये नो सीड फाउंड या नो सीड फॉर्मेशन,
ये 3 ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हमें कभी भी सीड देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन बच्चों जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड मिलती है। ठीक है, इन दोनों प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म्स में भी और एंजियोस्पर्म्स में भी क्या देखने के लिए मिलती है, सीड्स मिलती है। बट बच्चों यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो अपनी जिम्नोस्पर्म्स की सीड होती है वो नेकेड होती है, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। जिम्नोस्पर्म्स के पास कैसे सीड्स होती है, नेकेड सीड्स। नेकेड सीड्स का मतलब होता है सीड्स विदाउट कवरिंग, सीड्स विदाउट कवरिंग। ठीक है, तो इनके सीड्स के ऊपर कोई कवर नहीं है। लेकिन जो अपनी एंजियोस्पर्म्स की सीड बच्चों रहती हैं वो कवर्ड होती है। हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है एंजियोस्पर्म्स के बारे में, कि इनकी सीड्स जो होती है, सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट वॉल, है ना। जो फ्रूट की वॉल होती है वो किसको कवर कर रही है, वो सीड को कवर करती है, हमने पढ़ा हुआ है। ओवरी फ्रूट बनाती है, क्या पढ़ा था बच्चों 10th क्लास में एंजियोस्पर्म्स के बारे में, कि ये हमारी एक स्ट्रक्चर है ओवरी और ये है इसके अंदर ओव्यूल। ये होता है अपना ओवरी और यहां पर अंदर होता है ओव्यूल। तो हमने क्या पढ़ा था 10th क्लास में कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से बनती है सीड और ओवरी से बनता है अपना फ्रूट। ठीक है, और जो ये अपनी ओवरी की वॉल रहती है, ओवरी क्या है, ये सारी की सारी ओवरी आपकी, और ओवरी वॉल से क्या बनता है बच्चों, ओवरी वॉल से बनती है अपनी फ्रूट की वॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा था वहां पर भी और यहां पर भी कि एंजियोस्पर्म्स में जो सीड है वो फ्रूट वॉल से कवर रहता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। ये सारी की सारी कैटेगरीज बच्चों हमें नेक्स्ट चैप्टर में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़नी है। चलिए अब देखते हैं बच्चों, किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में ना एक्चुअली 2 फेजेस होते हैं। ठीक है, 2 फेजेस जो अपनी होती हैं उनमें से जो पहली फेज है वो है अपनी स्पोरोफिटिक फेज। पहली फेज क्या है बच्चों, पहली फेज जो होती है वो होती है स्पोरोफिटिक फेज। अब देखिए जो स्पोरोफिटिक फेज होती है बच्चों ये हमेशा डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड, ऑलवेज डिप्लॉयड। देखिए डिप्लॉयड का क्या मतलब है, डिप्लॉयड का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हो, मतलब सेम क्रोमोसोम की 2 कॉपीज। ठीक है, उसको डिप्लॉयड कंडीशन बोलते हैं। ऐसे ही प्लांट की लाइफ में जो दूसरी फेज रहती है बच्चों वो रहती है अपनी गेमिटोफिटिक फेज। गेमिटोफिटिक फेज, जो अपनी गेमिटोफिटिक फेज होती है बच्चों वो कैसी होती है, वो होती है हमेशा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का क्या मतलब है, हैप्लॉइड का मतलब होता है जब आपके पास किसी क्रोमोसोम की एक सिंगल कॉपी हो। ठीक है, मैं आपको बना के बताती हूँ। देखिए मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म के पास 4 क्रोमोसोम है, ठीक है, और 4 क्रोमोसोम उसके इस तरीके से प्रेजेंट है, मतलब लेट मी चेंज द कलर, वेट। मान लीजिए उसके पास जो यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, इस ऑर्गेनिज्म के पास जो व्हाइट वाले क्रोमोसोम है उनकी एक एक कॉपी है, लेकिन एक एक कॉपी और किसकी है, एक कॉपी येलो क्रोमोसोम की है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो किसमें प्रेजेंट है, वो 2 प्रेजेंट है ना। ये भी मान लीजिए उस ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट क्रोमोसोम है जो उसकी मदर से आया है और ये फर्स्ट क्रोमोसोम है जो फादर से आया है, तो इनकी कितनी कॉपीज प्रेजेंट है, 2। लेकिन बच्चों अगर यहां पर हम इसको इस तरीके से बांट दे, मतलब हम क्या करें, हम व्हाइट क्रोमोसोम्स को एक साइड ले आए, बस उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फेज ऐसी है जिसमें सिर्फ इतने क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हैप्लॉइड कंडीशन है। जब क्रोमोसोम नंबर 1 की भी एक कॉपी है, क्रोमोसोम नंबर 2 की भी एक ही कॉपी है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपीज हैं और क्रोमोसोम नंबर 2 की भी 2 कॉपीज है। तो जब किसी क्रोमोसोम की एक कॉपी हो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड, जब किसी क्रोमोसोम की किसी ऑर्गेनिज्म की किसी स्टेज में 2 कॉपीज हो तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होता है, जो हमारी स्पोरोफिटिक फेज होती है ये सभी प्लांट्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलने वाला है। इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट यहां पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगी ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए जो अपनी स्पोरोफिटिक फेज होती है बच्चों वो डिप्लॉयड होती है। इसमें क्या होता है, इसमें मियोसिस होता है, ठीक है, और मियोसिस होने के बाद बच्चों यहां पर क्या बनते हैं, यहां पर बनते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स हमेशा कैसे होंगे, स्पोर्स हमेशा होंगे आपके हैप्लॉइड। अब जो ये स्पोर्स होते हैं बच्चों, इन स्पोर्स से बनते हैं गेमीट्स। स्पोर्स किसको जन्म देंगे, स्पोर्स हमारे जन्म देने वाले हैं गेमीट्स को माइटोसिस करके। ठीक है, वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। अब जब गेमीट्स बनेंगे तो गेमीट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, मेल गेमीट, फीमेल गेमीट। ठीक है, जो स्पोर्स होंगे वो किसको जन्म देने वाले होंगे, जो मेल स्पोर्स होंगे वो मेल गेमीट को जन्म देंगे, जो फीमेल स्पोर्स होंगे वो फीमेल गेमीट को जन्म देंगे, इस तरीके से। ठीक है, अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं इसको पूरा डिटेल में। जब ये दोनों बच्चों ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, जब ये दोनों ज्वाइन करेंगे तो अपना यहां पर बन जाने वाला है जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन जाएगी, जाइगोट से बन जाएगी एक डिप्लॉयड स्टेज, और डिप्लॉयड स्टेज से वापस क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। तो इस तरीके से अगर हम यहां ध्यान से देखें तो क्या होता है,
स्पोरोफिटिक फेज वो होती है जो स्पोर्स को जन्म देती है, गेमेटोफिटिक स्टेज वो होती है जो गेमीट्स को जन्म देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है, जो हमने भी देखा है कि प्लांट की लाइफ साइकिल में, किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में दो फेजेस हैं, एक हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड। तो एक प्लांट की लाइफ साइकिल में बच्चों हमेशा यही चलता रहता है, जो हैप्लॉइड फेज है वो डिप्लॉइड में चेंज होती है और डिप्लॉइड जो है वो हैप्लॉइड में चेंज होती है। इस तरीके से चलता रहता है सभी प्लांट्स के अंदर। इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि कोई भी एक प्लांट उसकी जो डिप्लॉइड फेज है वो हैप्लॉइड बनाएगी और हैप्लॉइड आपस में जुड़ के जो है दोबारा से डिप्लॉइड बनाएगी। ठीक है, यहां पर इस चीज को बहुत डिटेल में नहीं दिया गया इस चैप्टर में, बट थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इट्स वेरी इजी। देखिए अब बच्चों हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का। मान लीजिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं फ्लावरिंग प्लांट से, ठीक है, हमने 10th क्लास में भी इनको डिस्कस किया हुआ है। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स कौन होते हैं बच्चों? एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर आता है, इनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए क्या हुआ, से फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये कोई एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। अब अगर ये मान लीजिए मैंगो ट्री है, ठीक है, मैंगो ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि मौसम भी चल रहा है मैंगो का। देखिए अगर हमने यहाँ से इस फ्लावर को उठाया तो से फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्लावर है मैंगो का, ठीक है। हमें क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर? हमें यहाँ पर इस फ्लावर में देखने के लिए मिलने वाला है मैम एक मेल स्ट्रक्चर जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर एक मिलने वाला है फीमेल स्ट्रक्चर। मान लीजिए मैंगो के जो फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं? वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब है? बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है वो फ्लावर जिसके पास स्टेमिन भी होगा और जिसके पास एक कार्पेल भी होगी, दोनों चीजें होंगी, ठीक है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं यहां से इस मेल पार्ट को जिसका नाम है स्टेमिन और यहां से इस फीमेल पार्ट को जिसका नाम है कार्पेल, ठीक है, जिसको हमने 10th क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए ये है अपना स्टेमिन। स्टेमिन में आपको पता है दो पार्ट होते हैं, ये फिलामेंट होता है जिसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, और ये अपना एक पार्ट होता है बच्चों एंथर, ठीक है। एंथर की क्या खास बात होती है? एंथर की खास बात हमें पता है कि मैम हमने ये पढ़ा हुआ है कि एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बनते हैं बच्चों? एंथर के अंदर बनते हैं अपने पोलन ग्रेन्स, ठीक है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और अगर वही बच्चों हम कार्पेल की बात करें, ये हमारा कार्पेल है और कार्पेल के खुद के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों स्टाइल, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरी, ठीक है। ओवरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? ओवरी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। अब देखिए ध्यान से सुनिए यहां पर बात, जो ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट बॉडी को हम लोग बोल रहे हैं यहां पर एंजियोस्पर्म्स के केस में इस प्लांट बॉडी को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट, और ये डिप्लॉइड है। ये क्या है? डिप्लॉइड है। लेकिन अगर हम यहां पर इसको ध्यान से इंटरनली ऑब्जर्व करें तो जो ये पोलन ग्रेन्स है बच्चों, जो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, और वो फ्लावर कहां प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है एक स्पोरोफाइट की बॉडी के ऊपर, एक स्पोरोफाइट के ऊपर। मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी मैंगो ट्री को देख रहे हैं तो हम एक स्पोरोफाइट को देख रहे हैं। उस स्पोरोफाइट के अंदर एक फेज है एंथर के अंदर, जिसको इसको हम बोलते हैं बच्चों मेल गेमिटोफाइट। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो अपने पोलन ग्रेन्स है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मेल गेमिटोफाइट। इसी तरीके से उसी फ्लावर के अंदर जो ओवरी है, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक हमारा कहलाता है बच्चों फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। इसका मतलब अगर यहां पर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट की बॉडी के ऊपर गेमिटोफाइट है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जरा, अब हमें पता है जो ये मेल गेमिटोफाइट है ये क्या बनाने वाला है बच्चों? मेल गेमिटोफाइट अपना बनाएगा मेल गेमीट्स। नाम से ही पता चल रहा है गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट कौन होते हैं? गेमिटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो मेल गेमीट्स को जन्म देगा। यहां पर बनेंगे इससे अपने मेल गेमीट्स, और फीमेल गेमिटोफाइट से बच्चों क्या बनेंगे? फीमेल गेमिटोफाइट से अपने बनने वाले हैं फीमेल गेमीट, ठीक है। जब ये दोनों गेमीट्स फ्यूज करेंगे क्या होगा बच्चों? यहां पर ये मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज करने वाले हैं। आपको पता है क्या होता है? 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। जो फीमेल पोलन ग्रेन्स हैं, जो मेल गेमीट्स हैं, वो इस तरीके से उड़ के पॉलिनेशन से आएंगे और फिर यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाते हुए इसके अंदर एंटर करेंगे, ठीक है।
एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बैठा होगा? एम्ब्रियो सैक के अंदर, मैं रेड से बना रही हूँ यहाँ पर, आपको पता है इस एम्ब्रियो सैक के सबसे अंदर बैठा होगा अपना एग। और एग क्या होता है बच्चों? एग ही होता है फीमेल गेमीट। एग क्या होता है? एग होता है फीमेल गेमीट। तो पॉलिनेशन से दोनों मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कहां पर? मिलेंगे वो एक ओवरी के अंदर। तो आपको पता है ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर अपना रहने वाला है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर बनेगा अपना जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमीट जो दोनों हैप्लॉइड है, मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है और फीमेल गैमीट भी अपना हैप्लॉइड है, ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे? ये दोनों फ्यूज करके बनाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट। और हमें पता है अगर प्लांट्स के अंदर जाइगोट बनता है तो जाइगोट के बाद कौन सी स्टेज बनती है? एम्ब्रियो। और यही वो एम्ब्रियो है जो बड़े हो कि किसको जन्म देगा? ये दोबारा से जन्म देगा स्पोरोफाइट को। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या चल रहा है। एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है, उसके ऊपर क्या बन रहा था? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, जिनको हम गेमेटोफाइट कह रहे हैं। उस गेमेटोफाइट से फिर फ्यूजन से क्या बन रहा है? फिर स्पोरोफाइट। तो एक प्लांट की बॉडी में इस तरीके से चलता रहता है। देखिए हमने एग्जांपल लिया है मैंगो का, जो कि एक एंजियोस्पर्म है, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है। उसमें इसी तरीके से होता है, उसमें जो अपना स्पोरोफाइट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, और वो डोमिनेंट रहती है, डोमिनेंट फेज। मतलब जब भी हम किसी फ्लावरिंग प्लांट को देख रहे हैं तो हम उसका स्पोरोफाइट देख रहे हैं, हम उसका गेमेटोफाइट देखने के लिए उसके अंदर झांकना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों किसी किसी प्लांट में ऐसा भी होता है जिसमें आप जो मेन प्लांट बॉडी आप लोग देखते हो, जैसे एल्गी में, वो मेन प्लांट बॉडी, अगर आप किसी काई के प्लांट को देख रहे हो, आप एल्गी को देख रहे हो, तो आप उसमें गेमेटोफाइट देखते हो। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या होता है यहाँ पर। एक स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बनता है और फिर से गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाता है। इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हैप्लॉइड स्टेज से डिप्लॉइड स्टेज और डिप्लॉइड स्टेज से हैप्लॉइड स्टेज बनती रहती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, आइए बच्चों, अब बच्चों डिस्कस करते हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में। देखिए किंगडम एनिमेलिया के जितने भी मेंबर्स अपने होते हैं वो रहते हैं अपने सारे के सारे मल्टी सेलुलर, कोई भी यूनिसेलुलर एनिमल नहीं है। ठीक है, और कैसे रहते हैं बच्चों? और रहते हैं अपने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी अपने एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे रहते हैं मल्टी सेलुलर। उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और उनकी जो सेल होती है वो होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि एक एनिमल की यूकैरियोटिक सेल को मैम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए आपको पता है कि जो एनिमल की यूकैरियोटिक सेल होती है वो प्लांट सेल की तरह हेक्सागोनल नहीं होती, उसको हम हल्का सा ओवल इन शेप बनाते हैं। ठीक है, ओवल इन शेप है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहां पर ये है, हमें पता है कि एनिमल सेल के अंदर कभी भी सेल वॉल नहीं होती। तो जो यहां पर सेल की आउटर मेम्ब्रेन रहती है वो रहती है आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर क्या होती है? नो सेल वॉल, या फिर हम लिख सकते हैं कि सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, यहां पर जो अपना न्यूक्लियस रहता है वो भी सेंट्रल रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी वैक्यूल नहीं होती। देखिए इंटरेस्टिंग बातें कुछ ये हैं कि हमें एनिमल सेल में वैक्यूल वैसे तो मिलती नहीं है, नो वैक्यूल। अगर वैक्यूल होती भी है किसी एनिमल सेल में तो बच्चों वो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, बहुत ही छोटे साइज की छोटी छोटी वैक्यूल्स रहती है, वैसे जनरली नो वैक्यूल। हमने देखा है अभी प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ी वैक्यूल होती है। ठीक है, यहां पर हमें कोई भी प्लास्टिड देखने के लिए नहीं मिलता, ना तो सेल वॉल है, ना वैक्यूल है, ना ही यहां पर होता है अपना कोई क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये कुछ नहीं मिलता। बाकी और बच्चों सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। देखिए चाहे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करिए, चाहे आप गोल्गी अपरेटस की बात करिए, चाहे आप लाइसोसोम, ठीक है, किसी भी सेल ऑर्गेनेल की आप बात करिए, वो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलेंगी? वैक्यूल नहीं मिलेगी, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, और यहां पर एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल मिलती है बच्चों जो हमें कभी प्लांट सेल में नहीं मिलती। यहां पर इस तरीके से दो सेंट्रियोल पड़े होते हैं, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, आगे डिस्कस करेंगे। और दो सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री पे पड़े होते हैं, इनको हम मिला के बोलते हैं एक दूसरी सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम हमें कभी भी प्लांट सेल में नहीं मिलता, ये एनिमल सेल में मिलता है। इसका रोल होता है सेल डिवीजन में। इसको हम पढ़ेंगे बच्चों सेल वाली यूनिट में। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? इस तरीके से एक रॉड शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि दो सेंट्रियोल एक दूसरे के इस तरीके से 90 डिग्री पे प्रेजेंट है और वो एक सेल ऑर्गेनेल बना रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रोजोम। तो हमने इन ऑल प्लांट की यूकैरियोटिक सेल और एनिमल की यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस पाए हैं बच्चों? एनिमल की यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट में प्रेजेंट होती है।
एनिमल की यूकेरियोटिक सेल में कोई वैक्यूल नहीं होती, प्लांट की सेल में वैक्यूल प्रेजेंट है। एनिमल की जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें हमें कोई भी क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन प्लांट की सेल में हमें क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिलता है क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और उनका क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एम्बेडेड होता है। लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज क्या है बच्चों, यहां पर एक एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनली है अपनी सेंट्रोसोम, और ये किसमें इन्वॉल्व होती है, ये इन्वॉल्व होती है सेल डिवीजन में बच्चों, सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है जो हमें देखने हैं यहां पर, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए हमें पता है जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना कभी भी खुद नहीं बना पाते, दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, अपना खाना नहीं बना पाएंगे। खाना खाने का मोड क्या रहता है बच्चों, मोड रहता है होलोजोइक। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है पहले खाने को अंदर लेंगे, माउथ से या किसी कैविटी से खाने को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। हमें पता है हमारे पास एक बहुत बड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक कैनाल होती है पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, उसमें क्या करते हैं, फूड को डाइजेशन करेंगे एंजाइम्स की हेल्प से। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होती है वो क्या करती हैं, वो एब्जॉर्प्शन करती हैं फूड का, ठीक है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो एनिमल्स और भी बहुत सारे हैं, सब में अलग अलग तरीके से होती है। फिर एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, एसिमिलेशन का मतलब होता है मैम जब वो सारा का सारा अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स वाला फूड जब हर एक सेल के पास पहुंचाया जाता है ना, आपको पता है ग्लूकोज ऑक्सीजन ये कहां सप्लाई करनी पड़ती है बच्चों, ये सारी की सारी सप्लाई करनी पड़ती है बॉडी के हर एक सेल को। और फाइनली जब बॉडी से हमारा सॉलिड वेस्ट रिमूव होता है उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इजेशन, या फिर इसी को बोलते हैं फीसिस का रिमूवल, डिफिकेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बच्चों ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, इंजेशन खाने को अंदर लेना, डाइजेशन मतलब एलिमेंट्री कैनाल में खाने को एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एंड जो सॉलिड वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर देना, सॉलिड वेस्ट रिमूवल या फिर रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। ये सब 10th क्लास में पढ़ा हुआ है हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन में। अब बच्चों हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैम अगर ये हेट्रोट्रॉफिक है तो ये अपना फूड कहां से ऑब्टेन करते हैं, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सारे के सारे जो एनिमल्स हैं बच्चों वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर। मैम इसका क्या मतलब है, देखिए इसका ये मतलब है, से फॉर एग्जांपल यहां पर प्लांट्स है, प्लांट को किसने खाया, मान लीजिए गोट ने खाया, ठीक है, और गोट को किसने खाया, मान लीजिए ह्यूमन बीइंग ने खाया, ठीक है। या तो ह्यूमन बीइंग्स अपने डायरेक्टली प्लांट्स को खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, या फिर बच्चों अगर कोई ह्यूमन बीइंग नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाता है, तो वो क्या खा रहा है, कोई भी एनिमल, यहाँ ह्यूमन की जगह कोई भी एनिमल हो सकता है, ठीक है, लायन भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है जो इनडायरेक्टली प्लांट को खा रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या तो डायरेक्टली खा रहे हैं वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, प्लांट्स को, या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, वो उन एनिमल्स के ऊपर फीड कर रहे हैं जो एनिमल्स खुद प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड अ इंटरनल कैविटी, डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड अ कैविटी, ठीक है। डाइजेशन खुले में नहीं होता है, होलोजोइक में एक कैविटी चाहिए, उसी के अंदर होगा, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर ही हमारा पूरा डाइजेशन चलता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट है जो बच्चों हमें पता होने चाहिए कि एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और इनका जो डाइजेशन है वो एक कैविटी में होने वाला है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम जो एनिमल्स होते हैं वो अपने अंदर किस तरीके से फूड को रिजर्व करते हैं। तो फूड रिजर्व होता है, देखिए हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद अल्टीमेटली ग्लूकोज बनती है, और एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स इस ग्लूकोज की एक बहुत लंबी सी चेन बनाकर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, या फिर फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं बच्चों, 10th क्लास में सभी ने पढ़ा हुआ है, बताइए जल्दी। प्लांट्स जो है वो अपना ग्लूकोज स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो प्लांट्स का जो फूड रिजर्व रहता है स्टोरेज वाला वो रहता है स्टार्च। अब स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है, देखो इनके नाम से नहीं डरना है आपको, ये कुछ नहीं है, ये चेंज होती हैं। आप एक मान लीजिए एक ग्लूकोज को एक मोती मान रहे हो आप, ये मोती आप बहुत सारे आपस में जोड़ दीजिए,
ठीक है, इनकी जो अरेंजमेंट होती है बच्चों उसको हम डिस्कस करेंगे, जो बॉन्डिंग रहती है इनके बीच में उसको डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स वाली यूनिट में। लेकिन आप अभी के लिए समझ लीजिए कि एक बहुत लंबी ग्लूकोज की माला जो है वही कहलाती है स्टार्च, वही कहलाती है ग्लाइकोजन, लेकिन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एनिमल्स की वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपको पता है जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स भी शो करते हैं बहुत सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर क्या रहता है, एक रहेगा अपना मेल पेरेंट, ठीक है, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रहता है बच्चों अपना फीमेल पेरेंट। ठीक है, जो अपना मेल पेरेंट रहता है बच्चों इसके अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स, और जो अपना रहता है फीमेल पेरेंट उसके अंदर बनते हैं फीमेल गैमीट्स। और फिर क्या होता है बच्चों, फिर यहां पर मैम इनका फ्यूजन होता है। ठीक है, फिर यहां पर क्या होता है, कॉपुलेशन से फ्यूजन रहता है एनिमल्स के अंदर, कॉपुलेशन से क्या होता है फ्यूजन, और फ्यूजन के बाद क्या बनता है बच्चों, फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट। और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल गैमीट के जब मेल और फीमेल के जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं स्टेप को हम लोग बोलते हैं या तो फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा बच्चों, जो जाइगोट बनता है वो हमेशा डिप्लॉइड बनता है। अब आपको पता है इस जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं और ये क्या बनाता है, ये बनाता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बनता है बच्चों, अल्टीमेटली एम्ब्रियो से बन जाएगा एनिमल का एडल्ट। ठीक है, और एडल्ट भी क्या रहने वाला है, एडल्ट अपना रहने वाला है डिप्लॉइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एनिमल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी होती है कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। मेल बंदा जो है वो मेल गैमीट्स बनाएगा, जो फीमेल है वो फीमेल गैमीट्स बनाएगी, कॉपुलेशन से ये गैमीट्स फ्यूज करेंगे, जब ये गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्दर यहाँ पर बहुत सारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स चलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है जो एनिमल्स में देखने के लिए मिलता है। आइए बच्चों, अब यहां पर कुछ और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम में मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं दे परफॉर्म लोकोमोशन, दे शो या परफॉर्म लोकोमोशन। अब देखिए लोकोमोशन एक डिफरेंट वर्ड है, मूवमेंट एक डिफरेंट वर्ड, ठीक है, क्योंकि इस पे एक सेपरेट हमारा चैप्टर है 11th क्लास में, एक सेपरेट हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर। देखिए लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन का मतलब होता है बच्चों वॉलेंट्री मूवमेंट। लोकोमोशन किसको बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं हम किसी भी वॉलेंट्री मूवमेंट को, जब हम अपनी इच्छा से कोई मूवमेंट करते हैं और हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ उसका, देखिए क्या है। एनिमल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, मोस्टली क्यों लिखा हुआ है, मोस्टली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स अभी आप पढ़ोगे जैसे कि स्पंजेस, बहुत सारे ऐसे लोअर एनिमल्स हैं बच्चों जो मूव नहीं करते, जो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, ठीक है, फिक्स रहते हैं, वो नहीं मूव कर पाते, इसलिए यहां पर वर्ड लिखा गया है मोस्टली। ज्यादातर एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं लेकिन कुछ नहीं भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, लोकोमोशन का मतलब होता है वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी इच्छा से अपना हाथ ऐसे घुमा रही हूं, नहीं, या मैं अपनी गर्दन घुमा रही हूं, नहीं, दिस इज जस्ट अ मूवमेंट। लोकोमोशन बच्चों उस मूवमेंट को कहते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन चेंज कर ले। मान लीजिए मैं यहां हूं अभी, ठीक है, और मैंने चलने के बाद अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, इसको हम लोग बोलेंगे, ऐसी मूवमेंट को जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। तो एनिमल्स की ये प्रॉपर्टी होती है बहुत ही अच्छे वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट्स जो इंसान अपनी इच्छा से करता है और जिसमें वो अपनी पोजीशन भी चेंज करता है उसको बोलते हैं लोकोमोशन। तो एनिमल्स की ये प्रॉपर्टी होती है लोकोमोशन की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर फॉर्म्स of animals have sensory and neuromotor mechanisms, देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों, सेंसरी से क्या मतलब है, देखिए आपको पता है सेंस ऑर्गन सिर्फ किसके पास है, सिर्फ एनिमल्स के पास है। एनिमल्स के पास बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स है, जैसे कि हम अपनी बात करें कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो हमारे पास क्या है, सेंस ऑर्गन्स, चीजों को सेंस करने के लिए, सराउंडिंग्स को सेंस करने के लिए, एनवायरमेंट को सेंस करने के लिए, देखने के लिए आईज है। ठीक है, तो जितना भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी एक्टिविटीज चल रही है उन सबको सेंस करने के लिए क्या है हमारे पास, सेंस ऑर्गन्स है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, एनिमल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, दे हैव न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। इसका क्या मतलब है, देखिए आपको पता है हमारे पास एनिमल्स के पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नर्वस सिस्टम होता है,
ठीक है। और अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये नर्वस सिस्टम किस चीज से मिलकर बना है? न्यूरॉन्स। बहुत एक तगड़ा जाल है बच्चों, और यहाँ पर बहुत सारे नर्वस सिस्टम है, पढ़ेंगे डिटेल में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या करते हैं न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ा है, मैं कैसे सेंस करूंगी? क्या मेरी आंखें देख के ही बता देंगी? नहीं, यहाँ पर स्किन के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। स्किन के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स मैसेज पहुंचाते हैं किसको? न्यूरॉन्स को। और न्यूरॉन्स यहाँ से मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास कि आपका हाथ किसी गर्म चीज पे है। तो न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये पूरा नेटवर्क बनाते हैं। कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को लेके जाएंगे बॉडी में, ब्रेन तक। कुछ न्यूरॉन्स वो होते हैं जो आपसे एक्टिविटीज एग्जीक्यूट कराते हैं। मान लीजिए आपको हाथ पीछे करना है, तो क्या सिर्फ मैसेज को ले जाने से बात बन जाएगी? नहीं, मैसेज को लेके जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, लेकिन करना क्या है उस कंडीशन में? उसका मैसेज कौन लेके आएगा? उसका मैसेज ब्रेन से लेके आने वाला है बच्चों मोटर न्यूरॉन। और वो मोटर न्यूरॉन आपकी मसल सेल्स को कहेगा कि आप मूव करिए। मसल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? मसल्स की प्रॉपर्टी होती है मूवमेंट। 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। तो क्या करती हैं, जो ये न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ये मसल्स को कमांड देती है कि आप मूव करें, आप अपना हैंड पीछे करें। तो ये मैकेनिज्म किसके अंदर है? ये न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाले, सिर्फ एनिमल्स की प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर लोकोमोशन की प्रॉपर्टी कहिए या फिर आप कहिए न्यूरोमोटर मैकेनिज्म और सेंसरी मैकेनिज्म, ये सिर्फ एनिमल्स की प्रॉपर्टी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, एनिमल्स हैव डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। एनिमल्स हैव डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। इसका क्या मतलब है? ग्रोथ पैटर्न। एंड adults have fixed shape. Yeah, I must write definite shape and size. Definite shape and size. ठीक है बच्चों, क्या होता है देखिए, जब हम किसी भी एनिमल को देखते हैं तो उसका एक डेफिनेट ग्रोथ रेट है ना। प्लांट्स की तरह ऐसा नहीं होता कि ऊपर से आपने टिप कट कर दी, टिप दोबारा से ग्रो कर जाएगी, नहीं कर सकती, है ना, नहीं कर सकती ना। अपना क्या है, अपनी बॉडी में एक लिमिट तक ही सेल्स डिवाइड करती हैं, प्यूबर्टी तक या थोड़ा सा मेच्योरिटी तक हमारी सेल्स डिवाइड करती हैं, लेकिन ये नहीं कि हमारे अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ है। प्लांट्स की तरह हमारे अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है। प्लांट्स के पास क्या होता है? प्लांट्स के पास होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसकी वजह से वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करती है, बट हमारे पास नहीं है। हमारा क्या है, हम लोग का आपको पता है, जैसे मदर के वूम में होते हैं, जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट से हमारा हार्ट बन जाता है पहले विद इन 1 मंथ, जब हम एम्ब्रियो होते हैं। उसके बाद हमारे धीरे धीरे बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं, धीरे धीरे हम 9 मंथ के होते हैं, फिर हमारी डिलीवरी होती है मदर के वूम से, और फिर हम ग्रो करते हैं, प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं। पहले बचपन से धीरे धीरे बड़े होगे, प्यूबर्टी की तरफ जाएंगे। प्यूबर्टी आते ही हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो करेंगे, फिर हम सेक्सुअल फेज में अपनी लाइफ की एंटर करते हैं। तो क्या है, हमारे पास एक स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न है ग्रो करने का, ठीक है। प्लांट्स की तरह नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज है बच्चों, आप जब भी किसी एनिमल के अडल्ट को देखते हैं तो उसका अपना एक शेप एंड साइज है। मान लीजिए आप कैट को देख रहे हैं, तो क्या आपको, अगर आप कैट को देखते हैं, डॉग इमेजिन कर पाते हैं? नहीं, डॉग नहीं आता दिमाग में, तो कैट ही आती है। जब हम डॉग को देख रहे हैं तो हमें पता है वो डॉग है, हॉर्स को देख रहे हैं तो वो हॉर्स है। तो एनिमल्स का अपना एक शेप एंड साइज है, जिसकी वजह से कोई भी ह्यूमन बीइंग उनको क्या कर पाता है, बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज किसमें है? एक एनिमल में आप ह्यूमन को देखिए, एक एनिमल के अंदर आप एक फिश को देखिए, सभी अलग अलग है। तो जितने भी एनिमल्स है, सबके पास एक बॉडी का डेफिनेट शेप एंड साइज है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है कि एनिमल्स और प्लांट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर विल बी लास्ट लेक्चर आई थिंक ऑफ दिस चैप्टर, एंड हम उसमें डिस्कस करेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स और लाइकेन, जो हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं, ठीक है बच्चों। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।